अब यहाँ पर जो ये शब्द है अनुप्रास, इसी में परिभाषा छिपी हुई है। इस शब्द को अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु का मतलब होता है, अनु उपसर्ग है, इसका मतलब क्या होता है आप बताओ। अनु का मतलब है नकल करना, सिंपल सा अर्थ है नकल करना, या थोड़ा सा और अच्छा सा शब्द ले लें तो पीछा करना, और भी अच्छा शब्द ले लें तो फॉलो करना, किसी के कदमों के निशान पर चलना, किसी के बताए हुए मार्ग पर चलना। जो ग्रेट मैन होते हैं उनका हम अनुकरण करते हैं ना कोई, जैसे आप बच्चे हैं, हर एक के मन में कोई ना कोई सपना है, एक कल्पना है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तो जो है उनके जैसे, उनमें जो भी है, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे, यानी उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके कदमों पर चल रहे हैं, उनके कदमों के निशान पर चल रहे हैं। कदमों के निशान पर चलना, किसी का अनुकरण करना, किसी की नकल करना। एग्जाम में नकल करना वो गलत बात हो गया, लेकिन किसी ग्रेट पर्सन के कदमों के निशान पर चलना ये आपको उकसाता है कि आप भी उनके जैसे बनना चाहते हैं, तब आप किसी की नकल करते हैं। किसी की सिंगिंग बहुत पसंद है, आप उनके सिंगिंग को फॉलो करते हैं, वैसा ही गाना चाहते हैं ना। कोई साइंटिस्ट है, किसी साइंटिस्ट की रिसर्च पर आप बहुत प्रभावित हुए हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं भी नासा जाकर ये एक खोज करूं, मैं भी एक साइंटिस्ट बनूं, है ना। तो ये जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं उसको बोलते हैं अनुकरण करना। तो यहाँ पर अनु लगा हुआ है। अनु का मतलब पीछा करना या पीछे पीछे चलना या फिर नकल करना। अब यहाँ नकल करना, अनु और प्रास पीछे चलने। अनुकरण का मतलब, अनु का मतलब पीछा करना और प्रयास करना, पीछे चलने का प्रयास करना। अब जब यहाँ पर कोई एक वर्ण की बात आ रही है, कोई एक वर्ण दूसरे वर्ण के पीछे, मतलब एक ही वर्ण उसके पीछे पीछे चल रहा है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। रघुपति, यहाँ पे भी आर आ गया, रा आ गया, रघुपति राघव राजा राम, रा आ गया, राजा राम। अब राजा में भी रा आ गया, राम में भी रा आ गया। तो यहाँ पर रा ने नकल की, यहाँ पे रा, तो मैं भी रा फिर से इसके पीछे जाए, फिर इसने भी उसकी नकल की, यहाँ पे हर जगह रा आ गया, है ना। तो वर्ण ने नकल की एक दूसरे की, और वो रा 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 करते करते वहां तक पूरी लाइन में रा रा आ गया, है ना। ऐसे ही एक और चांदनी वाला बोलते होते हो, चारुचंद्र की चंचल चितवन। तो चितवन च सारा आ गया, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण बार बार आए। और अब आप इसकी परिभाषा कभी नहीं भूलोगे ना। जिस चीज को समझने के लिए सबसे अधिक समय लगता है, तो वो चीज हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, फिर हम कभी नहीं भूलते, है कि नहीं ऐसा? आप बताओ लास्ट बेंच। हाँ, आप कहते हैं, आपको समझ आया? बताओ अनुप्रास किसे कहते हैं? मैंने एक ठीक बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, बोलो। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि एक शब्द का नकल करता, आप बताओ उससे सही बताया? जब कोई शब्दों का समूह जिसमें एक ही शब्द हो, आप बताओ उसने कहाँ गलती करेंगे दोनों? एक आप भी वही गलत कर रहे हो, नहीं बताइए कैसे आप वर्ण बोल रहे हो, कहाँ गलती हो रही है? एक ही वाक्य में मैं मापा अक्षर, और आप बोल रहे हैं शब्द। शब्द अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द और अक्षर अगर आप मिला दोगे तो गलत हो जाएगा ना।
मैं यहाँ पे वर्ण की बात कर रही हूँ, एक अक्षर की बात कर रही हूँ। एक अक्षर जब बार बार रिपीट होता है ना, आपने वर्ड बोल दिया तो हम तीनों आप गलते हैं, आप समझ गए ना कि वर्ण और अक्षर, जहाँ अक्षर बोलना वहाँ अक्षर ही बोलेंगे, जहाँ शब्द बोलना वहाँ शब्द बोलेंगे। ओके, सिट डाउन एवरीवन। अब आप ये बात कभी नहीं भूलोगे, है ना, कभी नहीं भूलेंगे ना। वर्ण और अक्षर और शब्द, शब्द और अक्षर दो अलग बातें हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा? Yes, ma'am. और अक्षर और पद और शब्द में, वर्ण और अक्षर में आप डिफरेंस समझ गए। अब बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में भी आवृत्ति होती है। क्या होता है? किस चीज की आवृत्ति होती है? तीन अलंकार ऐसे हैं जिसमें आवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। ये बात ध्यान से सुन लो, समझ लो कि एक तो अनुप्रास हो गया, दूसरा भारत देती अभी तो देखो और तीसरा यमक। श्लेष अलंकार हो गया। चलो समझ लेते हैं। ये तीन अलंकार जो है, आवृत्ति वाली बात को इसमें ध्यान रखा जाता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है ना। और यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। वर्ण में शब्द की आवृत्ति होती है ना। और श्लेष में आवृत्ति होती ही नहीं है, आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती। ये ध्यान दो, इसमें श्लेष में आवृत्ति नहीं होती, पर फिर भी अनेक अर्थ होते हैं, फिर भी अनेक अर्थ होते हैं। फिर भी अनेक अर्थ होते हैं। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। चौक और नहीं है बेटा? यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, एक से शब्द बार बार आते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, सेम अर्थ नहीं होता। और जिसमें सेम अर्थ होता है वो पुनरावृत्ति अलंकार होता है। जैसे धीरे धीरे जब जब इस तरह के जब शब्द आते हैं तो शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे अर्थ सेम होता है, तो वो पुनरुक्ति प्रकार अलंकार होता है। यहाँ पर यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, साथ में अर्थ भी अलग होता है, साथ में अर्थ भी अलग होता है। तो जैसे उदाहरण देंगे पे, इसका उदाहरण है यमक का, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए गौराय व पाए गौराय। अब यहाँ कनक कनक, यहाँ उदाहरण में लिख देती हूँ, आप अपने पास नोट करते जाओ। कनक कनक के 100 गुनी, यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। आपको बुक में उदाहरण मिल जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कनक कनक शब्द आया है। कनक कनक के 100 गुनी आप लिख सकते हैं, तो लिख लो फटाफट, ये उदाहरण आपको बुक में मिलेगा। कनक कनक के 100 गुनी, यहाँ पे कनक कनक शब्द में 2 अर्थ हैं। शब्द सेम है लेकिन अर्थ अनेक है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा है ना, सोना जो बहुत कीमती होता है। यस मैम। जिसके पास सोना बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। रावण के पास भी सोने की लंका थी ना, तो बस अब जिसके पास धतूरा, धतूरा जो है वो
दोहे में क्या था? कनक कनक के 100 गुण, 100 गुण है, लेकिन मादकता अधिक है। मादकता यानी नशा बहुत अधिक है। इसको पाकर नशा हो जाता है, इसको खाकर नशा हो जाता है। इन्हीं पाए गौराए, तुम खाए गौराए। एक को खाकर एक को पाकर गौरा जाता है व्यक्ति। इसलिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन यमक अलंकार है, क्योंकि शब्द दोनों में समानता क्या है? नशे की समानता है ना? यस मैम। आपको समझ आ गया? बताओ क्या अर्थ बताया मैंने? कनक कनक सोना सोना और धतूरा धतूरा जो नशीला पदार्थ होता है, जिसे जिसे आदमी खाकर आपने भांग सुना होगा, भांग सुनते हैं तो गौरा जाते मैम ये पीते ना हम। ओके, ये क्लियर हो गया ना बेटा? कि हाँ और जी, दूसरे मैम, ये अब पीते आते हैं हैं। श्लेष पर। श्लेष अलंकार में आवृत्ति नहीं होती, ना तो वर्ण की आवृत्ति होती है, ना ही शब्द की आवृत्ति होती है, पर फिर भी अर्थ अनेक होते हैं। वो कैसे? अब एक सबसे आसान पहले बता दूं, फिर कठिन बताऊंगी। सबसे आसान उदाहरण, मंगत को देख पट देख बार बार। पट शब्द के यहाँ 2 अर्थ आए हैं। एक पट का मतलब दरवाजा, पट दरवाजे को बोलते ना, और एक पट शब्द का मतलब होता है वस्त्र। एक गृहिणी है जो मंगत को देख, यानी जो भिखारी दरवाजे पर आया है उसको देखकर एक अर्थ बनता है दरवाजा बार बार बंद कर देती है। दूसरा अर्थ बनता है कि मंगत भिखारी को देखकर वो बार बार वस्त्र देती है। पट शब्द एक ही है लेकिन अनेक अर्थ है, यानी कि एक वस्त्र और दूसरा दरवाजा। इसलिए यहाँ पर श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। इसको लिख लो, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए वो श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए, इसलिए वो श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्लियर हो रहा बेटा? यस। अब यहाँ इसके उदाहरण भी देख लो, ये वाला मंगत को देख पट देख बार बार, इसका ये कनक कनक में 100 गुनी हो गया, है ना? उदाहरण लिखूं क्या मैं श्लेष का? जो मैंने बोला समझ आ गया ना? ओके। अब ये तो हो गए 3 अलंकार ऐसे जिसमें आवृत्ति का चक्कर है। किसी में वर्ण की आवृत्ति हो रही, किसी में शब्द की आवृत्ति हो रही, किसी में शब्द की ना वर्ण की आवृत्ति हो ही नहीं रही, इसलिए अकेला है। ये एकदम क्लियर हो गया ना बेटा? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हो गए शब्द अलंकार में आते हैं वाले, जिनके शब्दों में से चमत्कारिक अर्थ निकल रहे हैं, और एक है अर्थालंकार। अब आप देख लो कि आपकी बुक में जो भी परिभाषा लिखी हुई है वो आप रटते रहना, किताबी भाषा, लेकिन मैं आपको पहचान बताऊंगी। पहचान उपमा अलंकार में एक पहली बात तो ये समानता देख लो, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीनों अलंकारों में तुलना की जाती है। तुलना यानी किसी न किसी के साथ उसकी समानता की, उसके समान है, ये उसके समान है, ये उसके जैसा है, ये उसकी तरह दिखता है, तो इस तरह के शब्द होते हैं। लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये तो उपमा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा है और ये रूपक है। वो कैसे, वो समझ लो बेटा।